गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा आपको ज्योग्राफी 12th आर्ट्स पढ़ाऊंगा। एक सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप 11th क्लास से प्रमोट होकर के 12th क्लास में आ गए हैं। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं और आपकी बोर्ड क्लास होने के कारण यह अति महत्वपूर्ण है कि आप इन टॉपिक को टाइम पर पढ़ें और हमारे ऐप से लगातार जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं 12th आर्ट्स ज्योग्राफी का फर्स्ट भाग, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कॉपी पेन लेकर के साथ बैठें। हम प्रत्येक टॉपिक को लाइन वाइज समझते हुए चलेंगे और आप उसे नोट करते चलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसे स्कूल के ग्रुप ऐप में पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हम जानते हैं कि जो हमारा भूगोल सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत 19वीं सदी के आरंभ में हुई और हम इसके बारे में यदि 11th आर्ट्स ज्योग्राफी के टॉपिक पर जाएं तो हमें पता चलता है कि जो भूगोल सब्जेक्ट है उसकी हम थोड़ी सी रेफरेंस के तौर पर पढ़ लें कि जो भूगोल है वह शब्द आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट ने। अब भूगोल का जो अंग्रेजी रूपांतर है वह है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो शब्द है वह इसका अंग्रेजी रूपांतर है। इसके प्रणेता इरेटास्थनीज हैं। इन टॉपिक का मैं रिवीजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम इसे अच्छी तरह समझेंगे, तभी हमें मानव भूगोल की परिभाषाएं व उसकी प्रकृति व अध्ययन क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से पता चल पाएगा और उसे हम आसानी से याद करके परीक्षाओं में लिख सकते हैं। तो इरेटास्थनीज ने दिया था, इनका टाइमिंग पीरियड था 276 से 194 ईसा पूर्व। इन्होंने जो ज्योग्राफी शब्द दिया वह दो शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन। अर्थात सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो इसका अर्थ होगा, भूगोल का अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन। तो इससे ये निकल के आता है कि भूगोल जो है उसका अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन, जिसका अंग्रेजी रूपांतर है जियोग्राफी। और यह जो शब्द है जियोग्राफी शब्द वह किसने दिया? वह दिया इरेटास्थनीज ने। तो हमें पता चलता है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वह तो किया था भारतीय वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, और जो ज्योग्राफी शब्द है वह दिया किसने? इरेटास्थनीज ने। इसके बाद में भूगोल के पिता, आपको याद होगा भूगोल के पिता, ये क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षाओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे जाते हैं। ब्लूप्रिंट के अंदर दिया हुआ होता है कि अवबोध पूर्व ज्ञान आधारित क्वेश्चन, तो ऐसे उसमें आते हैं। भूगोल के जो पिता हैं वह हैं हिकेटियस। जिस प्रकार इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, उसी प्रकार हिकेटियस ने जो बुक्स लिखी उनके अंदर प्रकृति, नेचर इत्यादि का वर्णन आया था, इसलिए उनको भूगोल का पिता कहा जाता है। जबकि भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द पहली बार किसकी पुस्तक में आया? तो वे थे इरेटास्थनीज। इसके बाद जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल के दो उपागम हैं। उपागम
पहला है क्रमबद्ध और दूसरा है प्रादेशिक। क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम जो है इसका मतलब होता है, इसे विषय वस्तुगत उपागम भी कहते हैं। विषय वस्तुगत, इसका तात्पर्य हुआ किसी एक विषय को हम विस्तृत रूप में पढ़ते हैं तो वह विषय वस्तुगत उपागम कहलाता है। जैसे हम समझें क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक रूप से पढ़ना। यदि हमसे कहा जाए कि नदियां, तो हम पूरे विश्व स्तर पर नदियों का अध्ययन करेंगे, उसे हम कहेंगे विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध। यानी बड़ी नदियां, छोटी नदियां, जैसे भारत के तौर पे हम कहें तो भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियां, अरब सागर से निकलने वाली नदियां, इसके अलावा दूसरे जो उद्गम के आधार पे, जल उड़ेलने के आधार पे हम देखें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या आंतरिक अफवाह वाली नदियां। तो ये जो क्रमबद्ध उपागम जो है उसके प्रणेता जो है, उसके प्रणेता हैं, प्रणेता यानी इसकी खोज करने वाले हम जनक भी कह सकते हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका टाइमिंग पीरियड 1769 टू 1859 ईस्वी है। इन्होंने क्रमबद्ध उपागम दिया था। अब हम इसके बाद देखें प्रादेशिक उपागम जो है, उसके अंतर्गत प्रादेशिक उपागम, इसे हम क्षेत्रीय उपागम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक क्षेत्र के समस्त विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि क्रमबद्ध उपागम जो है उसके अंतर्गत हम देखें तो क्रमबद्ध उपागम में हम विस्तृत तौर पर किसी एक ही विषय का विस्तृत अध्ययन करते हैं, जबकि प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत हम देखें तो उसमें हम किसी एक प्रदेश के समस्त विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके प्रणेता जो है, प्रादेशिक उपागम के प्रणेता कार्ल रिटर है। कार्ल रिटर। इनका टाइमिंग पीरियड है 1779 टू 1859। इसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं, बस ये इनसे 10 साल पहले पैदा हुए हैं, दोनों का मृत्यु का समय लगभग एक ही है, तो ये आसानी से याद हो जाता है। अब क्रमबद्ध, हमें मानव भूगोल पढ़ने के लिए क्रमबद्ध उपागम के जो टॉपिक्स हैं उसमें जाना पड़ेगा। तो क्रमबद्ध उपागम जो है उसकी शाखाएं, ब्रांचेज जो हैं वह सामान्य तौर पर 2 और वैसे 3 मानी गई हैं। पहली शाखा जो है वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। दूसरी शाखा है मानव भूगोल और तीसरी है जीव भूगोल। अब आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि हमने इसमें से इसकी जो एक शाखा है उसको गत वर्ष यानी 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था। तो भौतिक भूगोल जो है उसे हमने 11th आर्ट्स के अंदर अध्ययन किया। तो मानव भूगोल का हम अध्ययन करेंगे 12th आर्ट्स में। अब आपका टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। ये इसलिए शुरू में समझाना जरूरी है क्योंकि जो बुक्स का पहला चैप्टर होता है वही उसकी आत्मा होती है और उसके अंदर उसका पूरा निचोड़ होता है। अगर हम इसे आराम से तसल्ली से समझ लेते हैं तो इसे आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं मानव भूगोल टॉपिक पर। मानव भूगोल नाम से स्पष्ट है इसके अंतर्गत, और भौतिक भूगोल में भी नाम से ही पता चलता है। हम देखें कि जैसे भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जिसमें प्राकृतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम इसके अंतर्गत देखें कि भौतिक भूगोल के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो भौतिक भूगोल के तत्व में आएंगे मृदा, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। जैसे आपने 11th में पढ़ा था कि पृथ्वी की संरचना,
शैलें, ज्वालामुखी, भूकंप, महासागर, वनस्पति, जैव विविधता आदि जो टॉपिक हैं उन सब का अध्ययन हमने किया था भौतिक भूगोल में। अर्थात इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं आता है, इसमें केवल और केवल भौतिक या प्राकृतिक, इसमें आता है प्राकृतिक, जबकि मानव भूगोल में आता है मानवीय क्रियाएं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपके समझ आ गया होगा। अब हम इस टॉपिक में अपने टॉपिक को विस्तार से आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ भूगोलवेत्ता जो हैं उनकी हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यानी परिभाषा दी हुई हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप उन्हें आराम से अपनी कॉपी में लिख करके अध्ययन करेंगे। मैं एक एक टॉपिक को बांट करके आपको समझाऊंगा। इसमें पहली परिभाषा आती है फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल की परिभाषा महत्वपूर्ण है। ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता। इन्होंने यह परिभाषा अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका, अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में दी। परिभाषा निम्न प्रकार है: मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। सबसे सरलतम परिभाषा फ्रेडरिक रैटजेल की है। इसे आप सामान्य तौर पे समझें। हम परिभाषा पढ़ रहे हैं मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाज यानी हमारा समाज और धरातल यानी कि प्रकृति, पृथ्वी के बीच के क्या संबंधों का अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है? संश्लेषित, यानी इन्होंने संश्लेषित पर बल दिया है, यानी निचोड़। इन्होंने कहा है कि मनुष्य और पृथ्वी के जो संबंध हैं उनका संश्लेषित जो अध्ययन है वही मानव भूगोल है। जो फ्रेडरिक रैटजेल हैं इन्होंने पार्थिव एकता पर बल दिया। इसके अलावा फ्रेडरिक रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो आधुनिक मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। जिस प्रकार से भूगोल के पिता कौन है आपको पता है, हमने पढ़ा अभी। फ्रेडरिक रैटजेल जिस प्रकार से आधुनिक मानव भूगोल के पिता हैं, उसी प्रकार हिकेटियस भूगोल के पिता हैं। यदि हिकेटियस पिता हैं तो एरेटास्थनीज कौन है? हमने पढ़ा एरेटास्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम दिया, इसलिए वह भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द के जनक हैं, जबकि भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक या पिता कौन है? तो वह है फ्रेडरिक रैटजेल। अब दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा आती है
दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल के अनुसार यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता तथा ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या और इन्होंने निश्चयवाद, जो हम आगे पढ़ेंगे, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, तो यह निश्चयवाद की कट्टर समर्थक भी रही। यानी इन्होंने कहा कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है और प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए। जिस प्रकार फ्रेडरिक रेडजेल ने पार्थिव एकता पर बल दिया कि मनुष्य पृथ्वी से अलग नहीं है, इन दोनों का सामंजस्य है और इनको समग्रता के रूप में देखना चाहिए, न कि द्वैधता के आधार पर। तो इनके अनुसार जो परिभाषा है वह हम पढ़ेंगे। यह भी बहुत अच्छी और बोर्ड में कई बार पूछी गई परिभाषा है। कई बार परिभाषा को इस प्रकार पूछा जाता है कि राइटर्स का नाम दे दिया कि फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताइए, या परिभाषा को लिख करके भी पूछा जाता है कि यह निम्न परिभाषा किस लेखक की या भूगोलवेत्ता की है। तो इसलिए ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो एलन सी सैंपल कहती हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी चलायमान अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील यानी एक्टिव व्यक्ति पृथ्वी पर कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह अति महत्वपूर्ण परिभाषा है, लेकिन यह भी रेडजेल की परिभाषा की तरह से ही बहुत सरल व सुंदर परिभाषा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। इसे रटना नहीं है। जिस प्रकार मैं आपको समझाऊं कि आप टुकड़ों में उसे बांट करके और उसी प्रकार से लिख करके याद करना है, उसके थॉट को समझना है कि वह कहना क्या चाहता है। जैसे उसमें संश्लेषित, इसमें परिवर्तनशील, तो हम अगर इसे पढ़ें, मानव भूगोल परिभाषा है उसकी किसका, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। रेडजेल कर रहे थे मानव समाज और धरातल, तो यहां पे होगा अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। समझ में आई? आगे चले। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा पॉल विडाल डी ब्लास, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, जिन्हें संभववाद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने संभववाद, जैसे अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि एलन जी सैंपल हैं, वह निश्चयवाद की कट्टर समर्थक हैं। इसी प्रकार जो संभववाद यानी उसमें मनुष्य को प्रबल बताया है और मनुष्य सर्वे सर्वा है, वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है, तो संभववाद के जनक कहलाए पॉल विडाल डी ब्लास। तो तीसरी परिभाषा आएगी पॉल विडाल डी ब्लास की। तो पॉल विडाल डी ब्लास, पॉल विडाल डी ब्लास, आप इसको केवल ब्लॉस के तौर पे भी याद
रख सकते हैं कि ब्लॉस की परिभाषा निम्न में से कौन सी है, या पूछा जा सकता है जैसे गत परीक्षा 2019 में पूछा गया कि किन्हीं दो अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा कि फ्रेडरिक रैटजेल कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं। एलन सी सैंपल कहाँ की हैं, अमेरिका की। उसी प्रकार पॉल विडाल डी ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता इन्होंने संभववाद दिया। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म, संभववाद के जनक, संभववाद के जनक पॉल विडाल डी ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा पे आते हैं। यह परिभाषा फ्रेडरिक रैटजेल व एलन सी सैंपल से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यह भी बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप इसे उसी प्रकार से समझ के याद करते हैं तो यह आपको आराम से याद होगी। इसमें वो कहते हैं हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों, जैसे हम समझे जीव मतलब मानव, क्योंकि मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, जीवों के बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित, रैटजेल के में आता है संश्लेषित और ये कह रहे हैं अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। तो हमने ये परिभाषा देखी, पॉल विडाल डी ब्लास क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि जो मानव भूगोल है वह क्या है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, जैसे जो पृथ्वी के कारक हैं जो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं, जैसे जलवायु है, तापमान है, वर्षा है ना, पर्वत पठार मैदान, ये सब पृथ्वी के भौतिक कारक हैं, तथा उस पर रहने वाले जीवों जैसे मनुष्य, जीव जंतु, क्योंकि मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो मनुष्य का ही पढ़ेंगे, जीवों के बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यानी समरी के तौर पे सारांश में हम समझें तो भौतिक नियम यानी कि जो भौतिक कारक हैं उनको नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और उस पर जो रह रहे हैं उनके बीच में जो क्रिया होती है उसका अधिक संश्लेषित ज्ञान जो है उससे उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाती है, वो कहलाएगी मानव भूगोल। ये इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है। मैंने आपको बताया पॉल विडाल डी ब्लास जो है उन्होंने संभववाद दिया। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा कंसेप्ट है सेकंड टॉपिक, मानव भूगोल की प्रकृति। कंसेप्ट नंबर 2 आता है मानव भूगोल की प्रकृति। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा मानव भूगोल की परिभाषा और जो हमने अर्थ समझा, उसके अंदर जो हमने भूगोलवेत्ता पढ़े वो किस देश के रहने वाले हैं, उन्होंने कौन से वाद दिए,
इत्यादि टॉपिक्स में से जो बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस लेसन में से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। यदि उसमें एग्जाम में पूछता है तो परिभाषा पूछेगा, या वह पूछेगा कि निम्नलिखित वाद के जनक कौन है, या संभववाद किसने दिया, नवनिश्चयवाद किसने दिया। हम आगे पढ़ेंगे कि जो नियतिवाद है या निश्चयवाद है उसके समर्थक कौन है, रेड जेल किसकी शिष्या हैं, या अमेरिकन भूगोलवेत्ता कौन है, जर्मन भूगोलवेत्ता कौन है। तो परिभाषा हमने जैसे 3 पढ़ी, फ्रेडरिक रेड जेल, एलन सी सैम्पल और पॉल विडाल डी ब्लास। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आई होंगी, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका सेकंड कंसेप्ट, मानव भूगोल की प्रकृति। तो आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। हमारे ऐप से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।